हेलो, मैं हर्षित शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से ज्ञान कुटीर के एक और शानदार और लाजवाब वीडियो में, जिसमें हम संबंध 12th में इसका जो संबंध एवं फलन था उसमें संबंध पे डिस्कस कर रहे थे। उसके टाइप कर लिए थे, क्वेश्चन भी हमने कई सारे कर लिए थे। 1.1 के क्वेश्चनों के हम लास्ट स्टेज पे थे और क्वेश्चन नंबर 10 और भी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किए थे और उनमें हमने बहुत अच्छे अच्छे टाइप देखे थे क्वेश्चन के कैसे कैसे आते हैं। और उसमें 5 नंबर पॉइंट जो मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप इसको कर सकते हैं क्या, ये इनकी तुलना में ये जो 4 पॉइंट है ना, इनकी तुलना में लॉजिकल है। आपसे हुआ है तो ठीक बात है और नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकी तुलना में थोड़ा अलग है। इनमें तो हमने क्या देखा था, जो होने के लिए दे रखी है, जैसे संक्रामक हो पर समतुल्य व सम्मित नहीं हो, तो हम संक्रामक वाली कंडीशन लिख देंगे, समतुल्य सम्मित अपने आप ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए समतुल्य व सम्मित तो हो पर संक्रामक नहीं हो, तो कुछ नहीं करना है, एकदम ट्रिक से करना है। समतुल्य व सम्मित हो, ये दो चीज़ दे रखी है, तो समतुल्य वाली कंडीशन लिख दो और सम्मित वाली कंडीशन लिख दो। समतुल्य वाली तो सेम सेम वाली, और जो अवयव सेम सेम वाले दे रखे हैं उनको उल्टा उल्टा करके भी दे दो। ठीक है, ये थी सम्मित वाली। इतना क्लियर था। फिर अपने आप ही ये बन गया जो संक्रामक अपने आप ही नहीं होगा। ये अगर दो चीज़ आपने कर ली जो दे रखी थी होने के लिए, तो ये चीज़ अपने आप ही हो जाएगी। इस तरीके से हमने ट्रिक के साथ किया था। पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपका दिमाग खुले, आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग एग्जाम्पल करके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं, इनसे एग्जाम्पल जो बनाने होते हैं ना वो एकदम लॉजिकल होते हैं कि ऐसे करूँगा तो समतुल्य बन जाएगा क्या। आपने बना के देखे होंगे, जिसने देखा है उसे अपने आप ही पता चल रहा होगा कि ऐसे करूँगा तो समतुल्य बन जाएगा क्या, और थोड़ा अलग करूँगा तो सम्मित और संक्रामक बन जाएगा। इस तरीके से इनमें चेक करना होता है। ठीक है, एकदम दिमाग को खोलना पड़ता है। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होती है ना, एग्जाम्पल उतने ही अपने आप ही आते रहते हैं। जैसे अगर आपकी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप इन्हीं कंडीशन के कुछ 4-5 एग्जाम्पल कर दोगे, इस कंडीशन के 4-5 एग्जाम्पल कर दोगे। इसकी जैसे दूसरी कंडीशन की थी हमने, तो एक तो ये एग्जाम्पल बनाया था, एक ऐसे ही बना दो, कोई और भी बना सकते हो, जैसे 1-2 बना दिया, 1-3 भी बना सकते हो, कितने भी बन सकते हैं आप, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने बन जाएंगे। ठीक है, अब बिना देरी किए हम चलते हैं 5th नंबर कंडीशन, सम्मित व संक्रामक होनी चाहिए पर समतुल्य नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये लॉजिकल है, हम सिर्फ एक सेट मान के चल रहे हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जिसमें सिर्फ हम एक सेट ले लिया है शुरुआत में, a = 1 2 3, और उसी सेट से हमने सारे के सारे ये एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं। जैसे 1 2 3 है तो ये 1 2 3 के ही सारे जो है ना वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 के अलावा इनमें कुछ नहीं है। इस तरीके से तो ये एग्जाम्पल आप एक ले सकते हो, या फिर इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल से भी आप सभी को इनको कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सम्मित व संक्रामक तो हो पर समतुल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम उस तरीके से नहीं करेंगे, आप इसे दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो सम्मित व संक्रामक, लास्ट वाली दोनों कंडीशन होने के लिए बोल रहा है और पहले वाली नहीं होने के लिए बोल रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट चीज़ याद रखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो इसके अंदर नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप 4 4 5 5। अब दो बातें हैं जो आपके दिमाग में आ सकती हैं। पहली बात कि ये तो सर इस अवयव में, इस जो सेट दे रखा है इसमें है ही नहीं, तो जो सेट के अंदर होते ही नहीं वो तो रिलेशन बनते ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात आपको लगेगी कि है ना जो 4-4 और 5-5 दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे तो समतुल्य नहीं सिद्ध करना था हमें, फिर भी आपने सेम सेम वाले क्यों लिए। मैं इसीलिए ये 4-4 और 5-5 लिया हूँ, क्योंकि एक तो ये अवयव में नहीं है। समतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं, वो सेम सेम वाले रिलेशन देखते हैं जो सेट के अंदर उपस्थित हो। तो ये सेम सेम तो है पर ये रिलेशन के अंदर उपस्थित नहीं है, तो इन्हें हम समतुल्य रिलेशन नहीं कहेंगे। ये चीज़ ठीक है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल दिया ना, ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। पर सम्मित और संक्रामक में हम क्या देखते हैं, सम्मित और संक्रामक में सेट से हम कनेक्ट नहीं करते, हम सीधा रिलेशन के अंदर देखते हैं कि 4-4 दे रखा है, इसका उल्टा भी 4-4 ही होता है, वो इसमें है।
5-5 दे रखा है, इसका उल्टा भी 5-5 ही होता है। वैसे हम सममित और संक्रामक के केस में सेम वाले को क्या करते हैं, अनदेखा भी करते हैं। ठीक है, इतना कन्फर्म है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप और समझोगे और भी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम बिना देरी की, ये तो यहाँ तक ये 11 का क्वेश्चन किया था हमने यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ऐसा मान लो कि अब लेक्चर की शुरुआत हो रही है, वो तो जो बातें थी वो पिछली क्लास की थी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि समस्त त्रिभुजों के सेट ए में कोई सेट ए है जिसके अंदर सभी तरह के त्रिभुज उपस्थित है। कोई सा भी मान लो आप, समकोण, समद्विबाहु और भी समरूप त्रिभुज, कोई से भी, जितने भी आपने त्रिभुजों के नाम सुने ना, वो सारे उस सेट ए के अंदर उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे समस्त लिखा हुआ है। इनफाइनाइट टाइप के और इनफाइनाइट साइज के उसमें त्रिभुज उपस्थित है। अब उनमें से भी कोई एक T1 नाम का त्रिभुज है और कोई T2 नाम का त्रिभुज है। उन दोनों के अंदर हमें रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि T1 T2 के समरूप है। अब पहले तो यहाँ तक के क्वेश्चन की आपको पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। समरूप और सर्वांग सम, इनमें कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है। वैसे तो ये 9th की चीज़ें हैं, पर इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो समरूप और सर्वांग सम की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2 त्रिभुज बनाऊंगा यहाँ पे, इसी की कॉपी कर देता हूँ मैं वापिस, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब तो हमने समझा था क्या, क्योंकि सर्वांग सम वाला क्वेश्चन भी आया था इसी रिलेशन वाले चैप्टर में, सर्वांग सम वाला भी क्वेश्चन आया था। और अब क्या आ गया, समरूप वाला क्वेश्चन आ गया। तो दोनों क्वेश्चन आ गए। तो मैं आपको पहले तो सर्वांग सम के बारे में बताता हूँ। सर्वांग सम का हमने अर्थ समझा था, सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग समान हो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम। जिसमें दोनों त्रिभुज है ना, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं हो, दोनों के दोनों सेम हो, बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ऐसे मान लो, वो क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज। इन्हें कैसे डिनोट किया जाता है, इन्हें हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का साइन ऐसे होता है, ऐसे करके नीचे लाइन खींच देते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। कैसे, ये लेंथ और इसकी ये लेंथ समान है, ये लेंथ समान है, मतलब भुजा इसकी जितनी है उतनी उसकी है, ठीक है। और कोण की बात करें तो जितने कोण का ये है, मान लो ये थीटा कोण का है, तो ये भी कितने कोण का है, ये भी थीटा कोण का है। मतलब ये कोण बराबर, ये बराबर और ये बराबर। ये चीज़ में ये चीज़ भी सही है इसमें, ठीक है। 3 चीज़ देखते हैं, इनकी लेंथ बराबर है, ठीक है, और कोण भी बराबर है, और जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है, वैसे का वैसे ही, जैसे उठा के रख दिया हो ये का यही। तो ये 3 चीज़ अगर दिख जाए तो ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब अगर मैं इस त्रिभुज को बड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होंगे, पर ये समरूप त्रिभुज होंगे। ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप के आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसके समान रूप हो। भुजाओं की जो ये जो दे रखा है ना लेंथ, ये बराबर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा रूप इसका है वैसा ही इसका हो, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, कोई सा ही बड़ा छोटा हो, बस जैसा ये है वैसे का वैसा ही ये होना चाहिए। समान रूप होना चाहिए, बस देखने में समान दिखना चाहिए। जैसे एक बॉल है रेड कलर की और एक फुटबॉल है रेड कलर का, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं। प्लास्टिक जो उसमें जुड़ा वो एक ही चीज़ का प्लास्टिक था, ठीक है। वो अगर हम बात करें तो वो सर्वांग सम नहीं है एक दूसरे के, पर वो एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि वो की वही तो आकृति बड़ी साइज में है, ठीक है। इस चीज़ से मैं आपको समझा सकता हूँ ये बात। और समरूप में साइन कैसा होता है, बस इस साइन को हम, ये जो नीचे डैश जैसा है ना, इसे हटा देते हैं, इसे बोलते हैं समरूप त्रिभुज। अब अगर मैं एक पॉइंट और आगे की बात करूं, ठीक है, तो वो आप लास्ट में कहीं पे लिख सकते हो, जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। क्या बात, कि सोच के देखो एक बार कि क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, हो सकते हैं। कि सभी समरूप त्रिभुज नहीं, सभी सर्वांग सम त्रिभुज
समरूप हो सकते हैं, पर सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। अगर आप ये लाइन लिख के और फिर उसे ध्यान से देखते हो तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज, ऐसे का ऐसा ही त्रिभुज मैंने बना दिया जिसकी सारी चीज़ें समान है, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपस में सर्वांग सम, पर उन्हें हम समरूप भी बोल सकते हैं क्योंकि रूप भी तो उन दोनों का समान है, इसलिए उन्हें समरूप त्रिभुज भी बोला जा सकता है। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि समरूप त्रिभुज की कंडीशन निकल के आई है सर्वांग सम, इसका मतलब अगर गणित की दुनिया की बात करें तो उसमें पहले कौन आया था, उसमें पहले समरूप त्रिभुज है ना, उसका जन्म हुआ था, फिर सर्वांग सम आया था। जैसे कि ये समरूप की कंडीशन है पर ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं समान नहीं है, पर ऐसे का ऐसे त्रिभुज में दूसरा ले लूं तो वो सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। इसका मतलब सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं पर सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। ये बात है जो आप लॉजिक के रूप में लिख सकते हो, वैसे इसकी ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत हो जाएंगे। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होंगे, ये होंगे समरूप त्रिभुज, जिनके क्या हो रूप समान हो वो होते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, ये हमारी एक्स्ट्रा की बात होगी। तो अब वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेशन दे रखा है कोई दो त्रिभुजों में कि T1 T2 के समरूप है। ये मान लो आप T1 है, ऐसे ही मान लेते हैं हम, ये T2 है और T1 T2 के समरूप है, ऐसे कोई दो त्रिभुज उस पूरे सेट में दे रखे द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। सरल सी बात है, सभी क्वेश्चनों में हम यही सिद्ध करते आ रहे हैं, तो हमें कोई जोर इसमें नहीं आने वाला। जो आगे का क्वेश्चन दे रखा है उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि वही बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई, पर ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इतना सा क्वेश्चन हम निपटाते हैं। तो हम पहले अगर बात करें समतुल्य की, समतुल्य की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, खुद का खुद के साथ, खुद का अगर खुद के साथ देखें तो T1 और T1 अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, T1 T1 के समरूप है और खुद, जैसे ये T1 है, ये खुद के तो समरूप होगा ही, सर्वांग सम भी होगा ये खुद के, और खुद के समरूप भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब T1 T1 के समरूप है। अगर T1 T1 के समरूप है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक R स्वतुल्य है, बस, और क्या बोलेंगे, यही बात बोल सकते हैं। अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन मिल जाए तो R स्वतुल्य है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ हम लेके चलते हैं सम्मित। समतुल्य के बाद हम इसे सम्मित चेक करते हैं, हम जल्दी जल्दी करते हैं हम क्वेश्चनों को। सम्मित की अगर बात करें तो क्या देखते हैं हम, T1 का T2 के साथ अगर रिलेशन में है, ये अगर रिलेशन के अंदर है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पहले तो कि T1 T2 के समरूप है, और अगर इसका ही उल्टा कर दें तो पूरी लैंग्वेज लिखनी है, T2 T1 भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। क्यों होगा रिलेशन के अंदर मौजूद, आप क्यों बोल सकते हो ये बात, क्योंकि अगर T1 T2 के समरूप है तो ये बात भी होगी कि T2 T1 के समरूप हो, ये चीज़ भी होगी। ये अगर संभव है रिलेशन के अंदर तो इसका उल्टा भी विद्यमान है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सम्मित संबंध है, R एक सम्मित संबंध है। अगर ये इसके समरूप है तो वो दूसरा भी तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले वाले के समरूप है, ये बात है। अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ है हमारी संक्रामक। संक्रामक को अगर चेक करें तो कैसे करते हैं हम चेक, देखिए अगर T1 T2
रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह T2 T3 नाम का कोई दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है, वो रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो इसका मीनिंग क्या निकला? T1। ये बस एरो में आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसका अर्थ जो है वो मीनिंग के रूप में निकल रहा है, आपको ये बनाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या निकला? T1 T2 के समरूप है, वह T2 T3 के समरूप है। अगर ये बात है तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर इन दोनों को पकड़े तो, कि T1 T3 के भी समरूप होगा। तो T1 T3 के भी समरूप होगा। अगर ये चीज़ होगी इन दोनों कंडीशन से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि T1 T3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। और अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये संक्रामक संबंध भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तुल्यता संबंध भी ये हो गया। क्या हो गया? ये तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता के हमें चेक करना था कि तुल्यता है या नहीं, तो वो ये हो गया। हम तीनों चीज़ें चेक कर चुके हैं, तीनों चीज़ इसमें हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, हम अगर बात करें इसके एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी, तो वो बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है बस। क्या बात दे रखी है इसमें कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। ठीक है, तो हम बना देते हैं। समकोण त्रिभुज दे रखा है तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें लंब और आधार के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही हम बनाते हैं सारी जगह। एक बना दिया, अब दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये कोई 3 त्रिभुज दे रखे हैं हमें इसमें, जिसमें एक की लंबाई क्या दे रखी है? 3, 4, 5। तो लिख देते हैं हम, जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। 3, 4, 5। ठीक है, दूसरी की क्या दे रखी है हमें? 5, 13, 12। 5, 13, 12। ठीक है, तीसरी वाली क्या दे रखी है हमें? 5, 13, 12 हो गई, 6, 8, 10। 6, 8, 10। ये 3 कोई समकोण त्रिभुज है। ये तीनों की हमें लेंथ दे रखी है, भुजा दे रखी है, लंब, आधार और कर्ण की। अब इसमें हमें क्या देखना है? दे रखे हैं त्रिभुज, कोई विचार करना है इसमें। क्या विचार करना है? T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? ठीक है, ये त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है? ये क्वेश्चन इसमें क्यों दिया? अगर हम ऐसे थोड़े भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग करें कि ये क्वेश्चन इसमें क्यों दिया है, ये तो समरूप की बातें चल रही है, तो कोई समरूप वाला ही संबंध होगा इन तीनों में से कोई से में। तो समरूप हम किसे बोलते हैं? जिनके बस रूप समान हो, लेंथ उनकी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? हमने 9th और 8th में जो चीज़ पढ़ी थी वो चीज़ अब काम में आएगी कि क्या, जैसे इसकी तो पूरी तरह से लेंथ अलग है, तो ये समरूप त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे इसकी तो लेंथ 3, 4, 5, तो हमने ऐसे बना दी, जैसे मान लो 3, 4, 5 का तो ये है इतनी लेंथ का, 5, 12, 13 का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसकी 13 और 12 लंबी होगी, 5 सिर्फ छोटा ही होगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कैसे अपने आप में समरूप दिख रहे हैं? ये कोई समरूप दिख ही नहीं रहा। तो इसमें और इसमें अगर रिलेशन देखें तो ये सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? T1 T2 से समरूप नहीं है, क्योंकि पहले वाला समकोण त्रिभुज का नाम है T1, दूसरे वाले का T2 और तीसरे वाले का T3। इसका नाम है T1 T2 T3। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको लैंग्वेज में लिखना है। T1 T2 के बीच में रिलेशन की बात करें, कोई संबंध दिख रहा है क्या हमें? तो नहीं दिख रहा। ये आपस में कुछ नहीं लगते हैं, भाई बहन कुछ नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें T2 T3 की, तो ये भी अगर हम चेक करेंगे तो ये भी कुछ नहीं है। पर अगर हम T1 और T3 की बात करें तो देखिए ध्यान से, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8। मतलब इस त्रिभुज का ये त्रिभुज डबल है, मतलब ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, मतलब इसकी भुजाएं इससे डबल है, इसकी भुजाएं इससे डबल है। तो ये है तो समरूप त्रिभुज ही दोनों, बस डबल ही तो है इसकी भुजाएं। तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ यहाँ पे एक ही रिलेशन दिख रहा है, और वो क्या है?
कि T1 समरूप है T3 त्रिभुज के। ये रिलेशन दिख रहा है, इतनी सी चीज़ वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें समरूपता, अगर आपने 9th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पे एस 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 भुजा 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 समरूपता दिख रही है, ठीक है। कौन में क्या होती है, ए, ठीक है। यहाँ पे ये समरूपता दिख रही है जिनकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के समान है, तो ये समरूप त्रिभुज है T1 T3 के। ये क्वेश्चन हो गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना ही था वो क्वेश्चन, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, मस्त मजा आता है इनमें। सिद्ध करना है कि कोई समस्त बहुपद है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समस्त बहुपद का कोई सेट है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुभुज है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे क्या है, बहुभुज है, बहुपद नहीं है, यहाँ पे बहुभुज है। बहुभुज किसे कहते हैं हम, आपने पढ़ा होगा। आप यहाँ से समझ जाना कि यहाँ पे बहुभुज लिखा हुआ है, बहुपद नहीं लिखा हुआ, कि कोई समस्त बहुभुजों का कोई सेट ए दे रखा है हमें। अब बहुभुज क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी भुजाएं हो सकती है, कितनी भी भुजाओं का कोई भी चित्र हो सकता है। जैसे ट्राइंगल में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, ऐसे कितनी भी भुजाओं वाला है सेट ए दे रखा है। उनमें कोई भी आकृतियां दे रखी है, अंट संट अनंत दे रखी है कोई, ठीक है। त्रिभुज दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, सारी आकृतियां दे रखी है जितनी जितनी बहुभुज होती हैं, ठीक है। वो दे रखा है सेट ए में। उनमें से कोई 2 P1 P2 है, उनमें रिलेशन बता रहा है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। कितनी भी भुजाओं वाले दे रखे हैं, जैसे कोई 2 पंचभुजों वालों को उठा लिया जिसमें 5-5 भुजाएं, ठीक है, उनको उठा लिया और उनमें कंपेयर कर रहा है कि दोनों की संख्या समान है भुजाओं की, तो वो रिलेशन दे रखा है। परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है क्या, वही जांच करना है। पहले वाली चीज़ें जल्दी से हम जांच कर लेते हैं। पहली चीज़ अगर हम जांच करें समतुल्य संबंध की, तो समतुल्य संबंध कैसे जांच करते हैं हम। समतुल्य की अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं इसमें, खुद का खुद के साथ। तो यहाँ पे P1 P2 दे रखा है, तो P1 P2 अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका मीनिंग क्या निकला कि इनकी भुजाओं की संख्या समान है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ P1 बराबर है नंबर ऑफ P2 के, ये चीज़ है। नहीं, P1 इसका तो हम खुद के साथ ही देखते हैं, गलत लिख दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे P1 ठीक है। नंबर ऑफ P1 की संख्या बराबर होगी नंबर ऑफ P1 के, ठीक है। ये चीज़ होती है, खुद की भुजाओं की संख्या तो समान होती है, इसका मतलब क्या है, ये समतुल्य संबंध है। दूसरी अगर हम जल्दी से बात करें तो सममित संबंध। सममित के बारे में हम क्या करते हैं, इसी में भी वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स्ट्रा में एक और जोड़ रखा है यहाँ पे, तो वो भी हम कर लेंगे। अगर सममित की हम बात करें तो P1 का P2 के साथ रिलेशन देखते हैं। अगर वो रिलेशन के अंदर मौजूद है तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ P1 बराबर होगा नंबर ऑफ P2 के। इसका उल्टा अगर हम करें तो P2 P1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। क्यों करेगा रिलेशन के अंदर बिलोंग, क्योंकि नंबर ऑफ P2 भी बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ P1 के। अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है, तो इसका मतलब ये क्या है, सममित संबंध है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, तीसरी चीज हम देखते हैं सम्मित संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट संक्रामक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर P1 P2 रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह P2 P3 रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसका मीनिंग क्या निकला, P1 नंबर ऑफ P1
P1 बराबर है नंबर ऑफ P2 के, व नंबर ऑफ P2 बराबर है नंबर ऑफ P3 के। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर इन दोनों को पकड़ ले तो हम क्या बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ P1 भी बराबर होगा नंबर ऑफ P3 के। अगर ये बात है तो ये बात भी होगी, और ये बात है तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 P3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, और अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो ये क्या है, संक्रामक संबंध है। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा, तुल्यता संबंध भी ये होगा। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दे रखा है उसकी अगर हम बात करें, क्या दे रखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप पढ़िए कि 3, 4, 5 लंबाई वाला कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, से संबंधित सेट ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास सेट ए तो ये दे रखा है कि जिसमें सारे प्रकार के बहुभुज हो, बहुभुज में त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, पंचभुज भी आता है, षटभुज भी आता है, और वो सारी चीज़ें अनंत है, तो उनकी आकृतियां जितनी दोगे वो भी सारी चीज़ें आती है। तो उसमें ये चीज़ भी कवर हो रही है, 3 और 4, 5 वाली लंबाई वाला कोई त्रिभुज, वो भी उस सेट ए के अंदर आ ही रहा होगा। तो इसमें, इस चीज़ में और सेट ए से रिलेशन देखना है कि इस चीज़ का सेट ए से क्या रिलेशन है, तो वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये जो हमें यहाँ पे कोई कंडीशन दे रखी है ना, ये कोई हमें कंडीशन दे रखी है ना, ये हमें कंडीशन जो दे रखी है 3, 4, 5 वाली लंबाई वाला कोई त्रिभुज है ना, 3, 4, 5, जिस त्रिभुज की लंबाई, समकोण त्रिभुज दे रखा है, सॉरी, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें 3, 4, 5 लंबाई वाले, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 3, 4, 5, तो वो उस सेट ए के अंदर मौजूद होगा। अगर इसे हम लैंग्वेज के अंदर लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो ये 3, 4, 5 वाला जो समकोण त्रिभुज है वो सेट ए के अंदर उपस्थित है या फिर विद्यमान है। ये सिर्फ एक लाइन हमें लिखनी है कि त्रिभुज सेट ए के अंदर विद्यमान है। इतना ही रिलेशन है इन दोनों के बीच में कि क्या संबंध था, ये इसके अंदर विद्यमान है। बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा वाला जो एक्स्ट्रा में दे रखा है वो क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन देख के हमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कि कोई एक्स वाई तल, आप जानते होंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, पढ़े ही होंगे। वैसे भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपने मतलब पढ़ी तो है ही आपने सारी चीज़ें, अगर भूल गए हो तो। ठीक है, ये क्वाड्रेंट दे रखा है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस, और जो ये तल होता है पूरा का पूरा इसे ही कहते हैं एक्स वाई तल, इसे ही कहते हैं एक्स वाई तल। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं एक्स वाई तल। तो इस एक्स वाई तल में कोई हमें रिलेशन दे रखा है समस्त रेखाओं का। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बस उसमें क्वाड्रेंट के बारे में नहीं बता रखा था। समस्त रेखाओं का एल है कोई रिलेशन, इसके अंदर समस्त रेखाएं हैं, कैसी भी हो, कितनी भी साइज की हो, कोई उनमें से दो रेखाएं ले रखी है लाइन L1 और L2, और क्या रिलेशन है उनके बीच में कि L1 L2 के समांतर है। जैसे लाइन तो इसमें बहुत सारी है, लाइन तो इसमें बहुत सारी हैं, पर कोई दो लाइन है, जैसे एक तो ये है, एक ये है। ठीक है, ये दो लाइन कुछ ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच में हमें क्या दे रखा है रिलेशन दे रखा है। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दे रखा है। ये तो क्या है L1, ये है L1 लाइन, ये है L2 लाइन। इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि ये दोनों समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध कोई आ रहा है, तो वही चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि ये एक तुल्यता संबंध है। एकदम सरल सी चीज़ है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। चाहे तो क्या आप अब इतनी प्रैक्टिस करवा दिए कि आप इसे आराम से कर ही सकते हैं, और वैसे ही एक एक्स्ट्रा में और क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसे भी कर ही लेंगे। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको। पहली चीज़ अगर हम देखें स्वतुल्य, स्वतुल्य की अगर हम बात करें
तो समतुल्य में हम देखते हैं सेम का सेम के साथ L1 L1 खुद का खुद के साथ अगर रिलेशन मौजूद है तो इसका मीनिंग क्या निकला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं समांतर को, L1 समांतर होगा, L1 समांतर होगा L1 के, ठीक है। L1 खुद के तो समांतर होता ही है, आपने पढ़ा होगा कि समांतर की एक कंडीशन होती है संगत, तो L1 के ही समांतर तो है ही, L1 है वो खुद के तो समांतर है ही, क्योंकि संगत और समांतर एक ही बातें होती है। ये अगर खुद के समांतर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, आरेख समतुल्य संबंध है। अगर हम दूसरी बात करें, आपको पूरी लैंग्वेज में लिखना है, अगर हम परपेंडिकुलर लंबवत की बात करते हैं तो हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और अगर समांतर की बात करते हैं तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं सम्मित, कि सम्मित संबंध है या नहीं। अगर तीनों चीज़ें प्रूव होंगी तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये तो तुल्यता संबंध है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर L1 L2 रिलेशन के अंदर है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, L1 समांतर है L2 के, तो इसका उल्टा L2 L1 भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, L2 L1 के समांतर होगा, कब, जब ये वाली होगी, L1 L2 के समांतर होगा तो L2 L1 के भी समांतर होगा, ये एकदम वाजिब सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक सम्मित संबंध है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है हमारी क्या, संक्रामक संबंध। थर्ड नंबर पॉइंट संक्रामक। संक्रामक की अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं इसमें, अगर L1 L2 के साथ रिलेशन है वो उसके अंदर मौजूद है, वह L2 L3 के साथ जो रिलेशन है वो भी मौजूद है रिलेशन में, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला, L1 L2 के समांतर है, वह L2 L3 के समांतर है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अगर L2 और L2 को हटाएं तो L1 भी समांतर होगा L3 के, ये चीज़ भी कंफर्म होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जो L1 L3 हैं वो भी रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये संक्रामक संबंध भी है। अगर यहाँ पे एक और रेखा खींच दूँ L3, ठीक है, L3 खींच दूँ तो L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो वो L1 उस L3 के भी तो समांतर हो गई। ये चीज़ें कंफर्म है, तो ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे, अतः तुल्यता संबंध है। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। रेखा कोई y = 2x + 4 दे रखी है। रेखा क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है कोई, हमें क्या दे रखी है, y = 2x + 4। अब आपने 9th में बहुत पढ़ा होगा कि हम जैसे ये चतुर्थांश है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम लाइन कैसे खींच सकते हैं, तो इसी को उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये चतुर्थांश है, ठीक है। अगर ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें हम तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हमने x का मान 0 लिया, क्या ये 4 है, y नहीं है ये, ठीक है। अगर हमने x का मान 0 लिया, सोच के देखिए, x का मान हमने 0 लिया तो y का मान क्या आया, x का मान 0 लिया तो y का मान 4 आया, ठीक है। अगर हमने x का मान 1 लिया यहाँ पे तो y का मान क्या आया, y का मान 6 आया, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, इन्हीं से हम क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसे हम बोलते हैं 0 0, इसे बोलते हैं 0 0, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है। 0 4 अगर हम बनाएं तो 0 4 कुछ यहाँ पे पड़ेगा, 0 4 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 0 पे x एक्सिस पे तो 0 और y एक्सिस पे 4, तो 0 4 यहाँ पे आएगा। और अगर 1 6 की बात करें तो 1 कुछ इधर और 6 इसके ऊपर, तो 1 6 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो लाइन कुछ इस प्रकार बनेगी, लाइन कुछ किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार जाएगी,
दो बिंदु रिक्वायर्ड होते हैं लाइन खींचने के लिए, तो दो बिंदु हमें मिल गए और उनसे लाइन आ गई। ये कोई लाइन है से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। जो पिछले वाला क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन दे रखा था ना, वैसी की वैसी बात है, उसमें त्रिभुज बोल रहा था, इसमें लाइन पूछ रहा है। तो ये पूरी की पूरी लाइन उस सेट के अंदर तो होगी जिसमें एक्स वाई तल में समस्ती रेखाएं हैं, उसमें ये लाइन भी तो उपस्थित होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लाइन ये दे रखी है y इज इक्वल टू 2x+4, y इज इक्वल टू 2x+4 जो लाइन दे रखी है वो सेट ए के अंदर उपस्थित है, मतलब विद्यमान है, सेट ए में विद्यमान है। ये लाइन हम लिख देंगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाली बात थी जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी थी। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे टाइप के, मज़ा आ रहा है बस करने में, ये हमें पता होना चाहिए। एकदम छोटा सा क्वेश्चन प्यारा सा दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की। 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 तो हमने पहले ही कर लिया था। मान लीजिए कोई सेट एन है, कोई सेट एन दे रखा है, उसमें रिलेशन क्या है, कोई भी हो सकता है वो सेट एन, उनमें रिलेशन दे रखा है कोई ए बी है। ए कब मिलेगा, जब बी में से 2 घटेगा, और बी की क्या कंडीशन दे रखी है कि बी हमेशा 6 से बड़ा होगा। ए कब मिलेगा, जब बी से 2 घटेगा, और बी की कंडीशन दे रखी है कि 6 से बड़ा है। द्वारा कोई संबंध आ रहा है तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन लेके चलो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। छोटे जो ऑप्शन होते हैं, छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें ऑप्शन लेके चलो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन अगर लें, पहला नंबर ऑप्शन, अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो ए में क्या दे रखा है, 2 का मान, ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 4 है। तो अगर इसमें हम सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें तो हम ए का मान क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और बी को ऐसे का ऐसा पड़े रहने देते हैं कि बी का मान भी 4 आए या ना आए वो देखते हैं। ठीक है, तो बी का मान 4 तो आ गया, ए का मान 2 रखा, ए का मान 2 रखा तो बी का मान क्या आया, 4। पर जो 4 मान है ना बी का, वो 6 से छोटा है। हमें क्या चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा चाहिए। तो वो पहले वाला आंसर तो एकदम क्या हो गया, गलत हो गया, पहले वाली चीज़ तो गलत हो गई। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो ए का मान क्या है, 3, ए का मान 3 है, बी का मान 8 है, तो ए का मान 3 लेके चलते हैं। ठीक है, b - 2, ठीक है, b का मान क्या आया, 5 आया। पहली बात तो क्या कि इसमें b का मान ही गलत दे रखा है। दूसरी बात क्या, b का मान 6 से बड़ा और होना चाहिए, यहाँ पे तो 5 है जो कि 6 से छोटा है, मतलब दूसरे वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। तीसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो जहाँ पे सही आ जाए वहाँ पे बस छोड़ दो, अगले वाले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। 6, 8 दे रखा है, तो a का मान अगर हम 6 लिखें तो b - 2, b का मान क्या आया, 8 आया। ये कंडीशन को भी प्रूव कर रहा है, इसमें भी सही है, और b का मान 6 से बड़ा भी है। ठीक है, b का मान 6 से बड़ा भी है, जो हमें चाहिए था 8 है b का मान। तो ये कंडीशन क्या है, एकदम सही है, सी नंबर ऑप्शन जो आपका सही है। 8th नंबर क्वेश्चन आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं ख से ख़त्म, और हमारा वीडियो लेक्चर पूरा हो गया है, जिसमें शायद एक का क्वेश्चन और बचा है 1.1 एक्सरसाइज का, वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपको 12th का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा इसी के साथ वीडियो की। ठीक है, तो जय हिंद।